नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहली चर्चा जो होगी वो यही, जिसने आज संसद के दोनों सदनों को बाधित किया। बात गृह मंत्री के एक बयान को लेकर है। गृह मंत्री कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, तो उसी जवाब का एक छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो निकालकर वायरल किया जा रहा है और विपक्ष हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है। जबकि अगर पूरे बयान को समझा जाए, देखा जाए, तो बात कुछ और ही निकल करके आती है। तो क्या है वो बयान, क्यों मचा है उस पर हंगामा और क्या है इसकी हकीकत, सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, तो उस चर्चा के दौरान जो असली सेक्युलरिज्म का मुद्दा है वो उभर कर सामने आया है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी को कि मनुस्मृति लाना चाहती है, तो बीजेपी कहती है कि आप तो पहले ही शरिया ला चुके हैं कई बार, शरिया जैसा कानून। तो ये मनुस्मृति और शरिया, इसकी बहस भी सामने आ गई है संविधान में, बहस के संविधान पर बहस के दौरान। तो इस पर करेंगे खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उद्धव ठाकरे वापस एक बार यू टर्न लेने की कोशिश में है क्या, क्योंकि उनको वापस वीर सावरकर अब याद आ रहे हैं कि वीर सावरकर भी कोई हैं, महापुरुष हैं, जिनका उन्हीं के सहयोगियों ने बार बार अपमान किया और वो खामोश रहे, लेकिन अब बोल रहे हैं। तो क्या मकसद है और आगे उद्धव ठाकरे क्या कर सकते हैं, इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। हंगामे को लेकर सरकार का विपक्ष पर पलटवार। कहा गृह मंत्री को बयान को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम, कांग्रेस ने तो हमेशा ही किया है डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। संसद के दोनों सदनों में संविधान पर हुई चर्चा के दौरान मनुस्मृति और शरिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर। असली सेक्युलरिज्म को लेकर एक बार फिर से छिड़ी बहस। बीजिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। एनएसए अजीत डोभाल चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री से कर रहे हैं बातचीत। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति और होगी मजबूत। विशाखापट्टनम में आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस निर्देशक। हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन का है मास्टर। और उद्धव ठाकरे को वापस याद आए वीर सावरकर। महाराष्ट्र की राजनीति में अब उद्धव ठाकरे के यू टर्न लेने की चर्चा। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की थी मुलाकात। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों का विस्तार से। और आज सबसे पहले बात और सबसे पहली चर्चा करेंगे वो मुद्दा जिसने आज संसद के दोनों सदनों को बाधित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान का एक छोटा सा वीडियो वायरल किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का यह नया नैरेटिव इसी मुद्दे पर बना दिया पार्टी ने। दरअसल संसद में आज दोनों सदनों में एक बड़ा हंगामा दिखाने की कोशिश की गई। विपक्ष ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बनाया था, लेकिन अपमान सोशल मीडिया के 10 सेकंड के वीडियो को लेकर था, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी बात वीडियो से गायब थी। तो पीएम मोदी ने जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस अपने पापों को लंबे समय तक छिपा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने की गंदी चाल चली। गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के बयान को काट छांट कर अंबेडकर को अपमानित करने की बात साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेता अमित शाह के बयान को फेक नैरेटिव के जरिए उन्हें गलत साबित करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे याद होगा आपको, इसी लोकसभा चुनाव में अमित शाह का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित कर दिया गया था और कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से भी इसे शेयर किया गया था। कांग्रेस पार्टी
गृह मंत्री पर बाबा साहब अंबेडकर को अपमान करने की बात को आधे अधूरे वीडियो से एक बार फिर से साबित करने पर तुली हुई है। जबकि अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी की करतूतों को दुनिया के सामने लाया था। यह है असलियत। एक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंबेडकर के तथाकथित अपमान पर अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं और अपने फेक वीडियो का समर्थन कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के गुनाहों को गिनाया। पीएम ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को एक बार नहीं 2 बार चुनाव में हार दिलाई गई और स्वयं पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया था। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके पोर्ट्रेट को संसद के सेंट्रल हॉल में नहीं लगने दिया था। पीएम ने कहा कि अमित शाह ने तो कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोट की राजनीति में क्या किसी नेता के फेक वीडियो को चलाकर सियासत करना उचित है क्या? और संविधान चर्चा पर तो यह बात और ज्यादा सोचनीय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है, जरा पहले इसको देख लीजिए। अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र यह सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, उनके कई वर्षों के कुकर्मों और खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव घटिया चाल चली है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर अंबेडकर के तथाकथित अपमान पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली। पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो मैं डिमांड हिज रेसिग्नेशन। इस्तीफा मांग रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस ने तो अंबेडकर के नाम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया है। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। और जरा अब आपको सुनवाते हैं कि जिस बयान को लेकर यह कोहराम मचा है वो आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या था, जरा इसे पहले देख लीजिए। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार, ये बात आपने सुनी। अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के क्या विचार हैं और क्या विचार वो रख रहे थे, और कांग्रेस के ऊपर ये कह रहे थे कि आपने उनका अपमान किया, आपको लगा कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाए मंत्रिमंडल से, नेहरू मंत्रिमंडल से, आपने अपमान किया, ये बात कह रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन एक छोटे से क्लिप को काट करके वायरल करके और इसको लेकर हंगामा किया जा रहा है संसद में आज।
कुमार आलोक हमारे संवाददाता संसद भवन से जुड़ चुके हमारे साथ इस मुद्दे पर और ज्यादा बात करने के लिए, और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं पहले कुमार आलोक से अपडेट लेता हूं। आलोक, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कल तक के लिए, और क्या यह हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि एक जिसे कहते हैं कि स्थगित कराने, संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का एक नुस्खा निकाल लिया क्या विपक्ष ने दोनों सदनों में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले कई दिनों से आप देखें तो अडानी के मुद्दे पर संसद को ठप करने की कोशिश की गई और सफल भी हुए। और अभी जो कल जो राज्यसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर जब चर्चा हो रही थी और चर्चा का जवाब होम मिनिस्टर दे रहे थे, और मैं भी सदन में था, मैं प्रेस गैलरी में था, और मैं भी उनके पूरे भाषण को मैंने सुना और पॉइंटर बनाकर अपने चैनल के लिए हमने डाला भी। तो एक तरह से उनका जो आक्रामक जो भाषण था, और खासकर आक्रमण के साथ संतुलन भी था उस पूरे भाषण में। आप देखेंगे एक तरह से सरकार की सारी उपलब्धियों की उन्होंने चर्चा की कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार ने क्या क्या किया, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर वाली योजना की बात हो, सारी योजनाओं को कितना फायदा पहुंचाया पब्लिक को। इन सब चीजों को बतलाने के बाद उन्होंने जब कांग्रेस के संविधान को लेकर जो खिलवाड़ उन्होंने 55 सालों में किया, उसको लेकर जब एक एक करके वो बताने लगे, तो सदन में शेम शेम सत्ता पक्ष की ओर से नारे लगे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने सारी आज़ादी के बाद से लेकर के जब सरकार बनी, नेहरू की सरकार बनी, और सबसे पहला धारा 356 का दुरुपयोग नेहरू गवर्नमेंट ने किया था, केरल की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया था। तो अब जिस तरीके से मुद्दा बना रही है कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में इसे हम मुद्दा बनाएंगे। तो यहाँ पर आज खासकर सत्ता पक्ष और उनके जो सहयोगी दल हैं बिल्कुल आक्रामक रहे। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आया कि किस तरीके से इसको अंबेडकर के नाम को लेकर के बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो ये मुद्दा अभी संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई अभी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखना होगा कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब क्या होगा, विपक्ष का रवैया क्या होगा। जी, लौटता हूं आपके पास विनोद जी। अभी हमने कुमार आलोक से अपडेट लिया, हमने ये देखा था यही चीज तो अभी जब जून में लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल किया गया था, और अब फिर से वही 10 सेकंड का वीडियो वायरल करके और उसका गलत मतलब निकाल करके इतना बड़ा हंगामा। मैं थोड़ा इससे आगे की बात करता हूं, आपको लगता नहीं कि इसको लेकर के कुछ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? ऐसी चीज करने पर आप किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की, लेकिन अगर बड़े नेताओं या किसी भी नेता को इस तरह का वीडियो निकाल के वायरल करके आप अगर उसका एकदम गलत मीनिंग निकाल के और इस तरह का करते हैं तो इस पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं कि उसमें जब इकोसिस्टम का ये प्रोपेगेंडा पार्ट 2 है, ये बिल्कुल इस चीज़ को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी को ये लगा था चुनाव जनरल इलेक्शन के समय में, जब उसने ऐसा ही एक वीडियो 10 सेकंड का क्लिप चला के अमित शाह के बारे में ये खूब जोर शोर से सोशल मीडिया पे प्रचारित किया कि अमित शाह कह रहे हैं कि हम आएंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। जबकि सच्चाई ये थी कि उस पूरे वीडियो में अमित शाह मुस्लिम आरक्षण को और धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उसको उसमें से काट के फेक वीडियो चलाया गया कि अमित शाह कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या इंपैक्ट हुआ, ये तो लोगों ने देखा। लेकिन सवाल ये है कि वही जो इकोसिस्टम है जो आज पीएम मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से उसको रखा है कि कांग्रेस और उनका जो सरा हुआ इकोसिस्टम है वो कांग्रेस के इस पाप को छुपाने के लिए एक अलग प्रोपेगेंडा के मोड पे एक अलग भ्रम को लेके देश में एक नया नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। अब सवाल है कि अमित शाह के संविधान की चर्चा पे एक विस्तार से चर्चा में से 10 सेकंड का क्लिप काट के आप लोगों को गुमराह करने के लिए पूरा इकोसिस्टम चला है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में और संविधान पे चर्चा में अगर आपकी एक आजादी है अभिव्यक्ति की, तो क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये शर्मनाक खेल नहीं खेला जा रहा है? बिल्कुल। क्या ये आईटी एक्ट को एक तरह से सीधा धता नहीं बताया जा रहा है? जी। तो जो बात आप कह रहे थे कानूनी कार्रवाई की, वो बात तो होगी,
लेकिन सवाल यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से अंबेडकर को लेके जो कांग्रेस पार्टी के मन में यह पाप रहा है और जो अंबेडकर के साथ उन्होंने उनके व्यक्तित्व को लेके और उनकी गरिमा और उनका जो भारत में अपना एक योगदान रहा है संविधान के निर्माण को लेके, उसको जो झुठलाने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने लगातार, उसको आज प्राइम मिनिस्टर ने अपने सिलसिलेवार तरीके से उस चीजों को लोगों के सामने में रखा है। बिल्कुल। क्या यही अंबेडकर के नहीं है जो लगातार आप अपने अपने घर के लोगों को तो भारत रत्न दे रहे थे, लेकिन भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की सुध तब आई जब इस देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनी। बिल्कुल। इसी अंबेडकर की पोर्ट्रेट की बात आप कह रहे कि सेंट्रल हॉल में तब लगी कि संविधान की चर्चा में लोगों को समझनी चाहिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म हुई थी। बिल्कुल, ये सब तो तथ्य है। आपने अभी तक अंबेडकर के स्मृति में जितने भी शेष देश में हैं, आज उस स्मृति को आप देखाइए, अंबेडकर मेमोरियल देखाइए, अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाइए। एक अंबेडकर के नाम पर जितने बीजेपी और खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको जो साकार किया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पाप से शर्म से डूब मरना चाहिए जो अमित शाह पे आप सोचिए कि पार्टी के अध्यक्ष उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और अमित शाह से सीधे इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये एकदम गंभीर बात है। लेकिन आलोक, कुमार आलोक का मैं एक बार फिर से रुख करता हूं। फिलहाल कुमार आलोक हमारे साथ नहीं है, मैं चर्चा को विनोद जी को जरिए आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, इसमें सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता नहीं कि संविधान पर जो चर्चा हुई, दोनों सदनों में हमने चर्चा सुनी, आपने भी बड़ा उसको नज़दीक से फॉलो किया, तमाम जो बड़े नेताओं ने कहा, फिर जिस तरह से जवाब आया प्रधानमंत्री का लोकसभा में, गृह मंत्री का राज्यसभा में, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की चर्चा हुई, संविधान पर चर्चा जिस उद्देश्य से लेकर आए थे विपक्ष के नेता, जिस तरह ये मुद्दा उठा रहे थे और जिस तरह का जवाब मिला दोनों सदनों में, उससे उनको ये लगा कि चलो वहां पर जो खोए हैं, कहने का मतलब वहां जो हासिल नहीं कर पाए, वो उसको किसी एक वीडियो के जरिए हासिल करते हैं, उसको किसी एक ऐसे नैरेटिव के जरिए हासिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चा के दौरान वो झटका लगा जिसके जवाब में इस वीडियो को खोजा गया है। क्या देखिए, मैं आज का जो कांग्रेस पार्टी का ये जो अभी आज जो नैरेटिव वो चला रहे हैं और जो देश को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लाल जी, ये एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है कि संविधान की चर्चा में आप ये सोचिए, देश के संविधान के निर्माण के 75 साल के अमृतकाल में ये चर्चा को एक गंभीरता से सारे पॉलिटिकल पार्टी को लेनी चाहिए। उसमें सभी दलों के लोगों ने संविधान के एक व्यापक चर्चा की है। मैं उनको सारे लोगों को एक साधुवाद की बात कहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत चीजें नई जानकारी ली है। लेकिन सवाल यह है कि आप हर समय में एक वोट की सियासत में देखिए कि इसमें दिक्कत कांग्रेस पार्टी के क्या है कि जब जब कांग्रेस पार्टी पे आप तुष्टीकरण का आरोप लगाएंगे, जब जब कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण के आप आईना दिखाएंगे, तो वो सीधा उसके खिलाफ में आपको मनुवाद और मनुस्मृति की बात शुरू करता है। अब आप मनुवाद और मनु संस्कृति के इससे लेके और मनुस्मृति को लेके आप जो उस पाप को ढकना चाहते हैं, यही बात तो अमित शाह कह रहे थे जी कि डॉक्टर अंबेडकर तुष्टीकरण के सीधे सीधे खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी तरह से किसी भी पर्सनल लॉ के पैरवी नहीं करते थे। तो क्यों संविधान सभा खत्म होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ आया? क्यों संविधान सभा खत्म होने के बाद ये सारे वक्फ के से लेके और ये जितने बोर्ड बने, ये क्यों आया? क्यों ये सारे बोर्ड, मदरसा बोर्ड से लेके सारे बोर्ड थे, क्या ये डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान में है? जी। तो आपने संविधान में, संविधान की सभा को आपने इस तमाम तुष्टीकरण की जो सियासत को लाके डॉक्टर अंबेडकर को अपमान किया है, उनके संविधान को अपमान किया है। यही बात तो अमित शाह कह रहे थे। बिल्कुल। और उनके 10 सेकंड के वीडियो निकाल के आप देश में एक गुमराह कर रहे हैं। वोट की सियासत में आप आगे आने वाला दिल्ली और बिहार देख रहे हैं। तो इस देश को इन बातों से सचेत होना चाहिए कि ये जो खेल अभी खेला जा रहा है संसद में और संसद के बाहर। आप जिन गंभीर मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, आज हमने उस पर एक स्पेशल डिस्कशन भी रखा है। अभी इस चर्चा के बाद हम लोग उस पर स्पेशल डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये जो सेक्युलरिज्म का खेल है ना, इस खेल में कहां कहां तुष्टीकरण का तड़का लगाया जाता है और डॉक्टर अंबेडकर के समय में जो हमें संविधान मिला, उसके बाद उस संविधान को किस तरह से दूषित किया गया है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। फिलहाल मैं कुमार आलोक के पास चलता हूं। कुमार आलोक, आज जिस तरह से ये बात
बातें हुई, हमने देखा कि सरकार की तरफ से तमाम बड़े नेता ने आकर के अपनी बात रखी, संसदीय कार्य मंत्री ने बात रखी, कानून मंत्री ने बात रखी, तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए बात रखी, उसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद भी दोनों सदनों में इतना हंगामा किया कि अगले दिन तक के लिए संसद को स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल सही बात हमने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया, उसके साथ जो तमाम जो विपक्षी दल थे उन्होंने जो रवैया अपनाया, और उसके बाद जब सरकार ने काउंटर करना शुरू किया, खासकर हम अगर बात करें कुछ दलित एमपी से हमने बात किया जो एनडीए के हैं, उन्होंने कहा कि आज इनको दलितों की याद आई है जब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और उसके बाद उनको किस तरीके से अपमानित किया गया, कहां कहां अपमानित किया गया, ये हर अम्बेडकरियन को पता है। चाहे वो उनको चुनाव हराने की बात हो, जो नेहरू जी ने खुद पहल की थी उनको चुनाव हराने के लिए, कैबिनेट से उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था असहमति जो सरकार में असहमति को लेकर के। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे, जो उनका जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान को किसने जीर्णोद्धार किया, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर किसने निर्माण कराया, लंदन में जहां पढ़ते थे भीमराव अंबेडकर जी, वहां स्मारक किस सरकार ने बनाया, ये सारी उपलब्धियां एनडीए सरकार की रही। और खास करके अगर आप देखें कि 10 सालों में भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसे अभी तक नहीं प्रदान करवाया गया था, वो काम इस एनडीए सरकार ने किया। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही कि अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया, यानी कि आजादी के 40 बरस के बाद भी, 45 बरस के बाद भी उनको सुध नहीं आई, तो वीपी सिंह की सरकार में नहीं। और वीपी सिंह की सरकार में आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जो पार्टी थी, तो उनके पहल पे अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं जिसको अंबेडकर के साथ इनकी जो टकराव रहा है, और उसके बाद आज वो हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, तो अपने आप में हास्यास्पद है। और आप देखिए कि दलित सांसदों का ये कहना था, हमने अरुण भारती से बात की जो जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद है, और काफी उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखा कि दलित के साथ किस तरीके से अन्याय किया गया। ठीक है, मैं लौटता हूं। विनोद जी, आपके साथ एक चर्चा मैं और जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा। वो चर्चा ये कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम, जरा शब्द को पकड़ के चलिएगा। ये जो इकोसिस्टम है, आप जरा देखिए, पार्टी के तौर पर, नेता के तौर पर कई बार बात समझ में आती है, कोई पार्टी, कोई नेता अपने एजेंडे को, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। ये इकोसिस्टम क्या करता है विनोद जी? सोशल मीडिया पर ये दिखाई पड़ता है, पार्टी उस चीज को बढ़ाती है, इकोसिस्टम उस पर जो है उसको फैला करके और उसके बाद उसका बड़ा माहौल बनाता है। आज प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अटैक उसी इकोसिस्टम पर किया, क्योंकि पीछे जरा ज्यादा नहीं, 4-5 महीने पीछे चलिए, प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर कहा था कि अब कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने वही जवाब दिया है। लाल जी, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आज एक सड़ा हुआ जो कांग्रेस का इकोसिस्टम कहा है, वो उस चीज को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस इकोसिस्टम को लेके कांग्रेस पार्टी जनरल इलेक्शन में, अभी लोकसभा के इलेक्शन में एक अपना एक नैरेटिव बनाई थी, वो नैरेटिव महाराष्ट्र के चुनाव में आते आते कैसे धराशायी हो गई। कांग्रेस पार्टी जो इस नैरेटिव को महाराष्ट्र में वही संविधान की कॉपी लेके राहुल गांधी जिस तरह से महाराष्ट्र की पहली रैली शुरू किए थे नागपुर से, डॉक्टर अंबेडकर के उस स्थान से, और वहां से वो शुरू करके जब राहुल गांधी वही जनरल लोकसभा के इलेक्शन का माहौल बनाना चाह रहे थे, तो वो माहौल में डॉक्टर अंबेडकर के जब स्थान से उन्होंने शुरू किया था, तो वहां महाराष्ट्र ने उनको जवाब दे दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, आपका ये इकोसिस्टम, आपका ये प्रोपेगेंडा महाराष्ट्र में नहीं चला, और जब ये महाराष्ट्र में नहीं चला, हरियाणा में नहीं चला, तो आप उसी नैरेटिव का आपका एक इकोसिस्टम फिर से दोबारा रिवाइव कर रही है। और वो इस चीज को लेके अमित शाह का एक छोटा सा वो बयान, उनके पूरे बयान से 10 सेकंड का क्लिप काट के आपके पूरे सोशल मीडिया के जितने लोग हैं उसको लगातार कल से उसको सोशल मीडिया ट्रेंडिंग कर रहे हैं। खुद पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये देश के साथ छलावा है। बिल्कुल, आपकी पूरी सियासत अगर ये 70-75 साल में इकोसिस्टम पर ही टिकी हुई है, तो देश ने इसको खारिज किया है पिछले 10 साल में, और आपको बता दिया है कि जमीन पर बॉस आपकी सच्चाई नहीं दिखती। देश ने पहचान लिया, तभी तो हरियाणा में ट्रेलर और महाराष्ट्र में पूरी फिल्म दिखाई पड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक जुड़ने के लिए संसद भवन परिसर से। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आज हम एक खास बहस करने वाले हैं, और वो खास बहस वही जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि जो तुष्टीकरण का तड़का लगाया गया है, ये संविधान पर चर्चा के दौरान और ज्यादा उभर करके सामने आया।
मनुस्मृति बनाम शरिया को लेकर के। लेकिन असली सेक्युलरिज्म क्या है, इस पर खास चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि हम खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करने वाले हैं, और वो चर्चा होगी कि ये जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, इसमें कई बातें फिर से उभर करके सामने आई हैं। असली सेक्युलरिज्म क्या है, संविधान के साथ कहां कहां पर सांप्रदायिक छेड़छाड़ की गई है, वो बातें उभर करके सामने आई हैं। तो आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। तो संविधान की चर्चा में अपना अपना एजेंडा चला और उठाया गया अपना अपना एजेंडा। संविधान निर्माण के 75 साल पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा में कई ऐतिहासिक तथ्य लोगों के सामने आए, लेकिन चर्चा में विपक्षी दलों का अपना एजेंडा हावी रहा। राहुल गांधी अपने भाषण में एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में तथाकथित मनुस्मृति की किताब लेकर अपना एजेंडा स्थापित करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ तो होगी, लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ज्यादा तकलीफ तो शरिया कानून को नाफिज करने से थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को जवाब दिया और कहा था कि नेहरू जी का ध्यान अनुसूचित जातियों की चिंता को दूर करने के बजाय मुख्य रूप से तुष्टीकरण की राजनीति पर था। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर मनुस्मृति के अनुरूप संविधान बनाने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसका माकूल जवाब दिया था। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि 200 सेक्युलर देशों में से किसी 4 देश का नाम बता दीजिए जहां संविधान से ऊपर शरिया कानून को रखा गया हो। उन्होंने शाहबानो केस का उदाहरण भी दिया था, जिसमें संविधान के ऊपर शरिया कानून को रखा गया था। और पहले वर्शिप एक्ट आया, 1947 की स्थिति ही मानी जाएगी, उसमें यह रखा गया, और बाद में फिर वक्फ कानून भी और उसमें संशोधन भी, जिसमें कोई समय सीमा तय नहीं। तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में भाग लेते हुए अमित शाह ने कहा कि संविधान समान नागरिक संहिता की बात करती है, उसके बावजूद यूसीसी क्यों नहीं आया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार देश के हर राज्य में यूसीसी लागू करेगी। अमित शाह ने कहा पंडित नेहरू संविधान सभा समाप्त होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संविधान में सेक्युलर शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इस शब्द को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन लोकतंत्र के काले दौर आपातकाल में इसे जोड़ दिया गया। इसी सेक्युलरिज्म का एक आईना संभल दिखा रहा है, जहां अब तक 22 दंगे हो चुके हैं, लेकिन दोषियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नतीजा हिंदू समुदाय का वहां से पलायन हो गया बेचारों का, और उनके आस्था केंद्रों को दीवारों से ढक दिया गया। ये वही संभल का वर्क मोहल्ला है जो अभी आप तस्वीर देख रहे थे, जहां सांसद के घर मीटर लगाने के लिए दर्जनों पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। ये वही मोहल्ला है जहां बिजली की चोरी की जांच करने पहुंची टीम को दीवारों में ढका मंदिर मिल गया। समाजवादी पार्टी के सांसद की हवेली की बिजली बिल 0 यूनिट किसी को भी चौंका सकता है। सांसद के घर 0 यूनिट। कभी बिजली विभाग के लोग दबिश देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। एक देश में एक मोहल्ले के स्टेट विद इन स्टेट का ऐसा नजारा किसी जगह नहीं दिखा होगा, लेकिन ये संभल है। यहां सब कुछ वर्क साहब के आदेश से चलता था। कांग्रेस की सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने में चाहे जो भी सियासी मजबूरी दिखाई हो, लेकिन हजारों वर्ष की सनातन संस्कृति को मनुवाद कहकर नहीं ढका जा सकता। भारत की पहचान को इस नैरेटिव से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश तो चल रही है। उसी कोशिश के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ तो बेशक होगी ही। ये एक लाइन का ट्वीट है राहुल गांधी जी का।
तो जवाब भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिया था राज्यसभा में। उनका कहना था कि उन्होंने कहा भी था, शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर तो शरिया कानून को रख दिया गया था। डॉक्टर साहब अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, उसमें चेंज किया गया। और फिर महोदय सिर्फ इतना ही नहीं रहा, जब से वो वर्ड आया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो इस देश में क्या हुआ कि पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि जब सुप्रीम कोर्ट और शरिया में यह लगा कि मतभेद है, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शाहबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी सेकुलर देश में ऐसा कोई एक उदाहरण बता दे तो मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि हर भाजपा शासित राज्य में यूसीसी उत्तराखंड की तरह ही लागू किया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? भाजपा का शासन जहां जहां है वहां धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना दिया गया है। बीजेपी पर हमला बोला है, जरा सुनिए उनका क्या कहना है। गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए मजहब तब्दील कोई कर रहा है? तो धर्मांतरण चाहिए ओवैसी साहब को, लेकिन सवाल यह है कि ये जो सेक्युलरिज्म है इसका गजब का नज़ारा देखने को मिलता है। अभी हमने आपको बताया था कि बिजली बिल जीरो, सांसद के घर में बिजली बिल जीरो, और ये सब सेक्युलरिज्म के नाम पर गोरख धंधा चल रहा था। संभल में बड़े स्तर पर बिजली चोरी के मामले के खुलासे के बाद विद्युत विभाग में अधीक्षण अभियंता का कहना है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में कुछ महीनों से बिजली का बिल शून्य आ रहा था, तो अब मीटर की जांच की जाएगी। सांसद जी के परिसर पे 2 कनेक्शन हैं। ये मीटर इनका 0 यूनिट का बिल आ रहा था। माननीय सांसद जी का जो है विगत 6 माह से 0 यूनिट का बिल आया था। जून में जो है 13 यूनिट का बिल आया। उसके बाद जुलाई से लगातार, जुलाई से नवंबर तक का 0 यूनिट का इनका बिल आया। जून में 13 यूनिट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 0। वाह, इसे कहते हैं कलाकारी। और ये सारी कलाकारी सेक्युलरिज्म के नाम पर होती है यहाँ पर इस देश में। खैर, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या है असली सेक्युलरिज्म और किस तरह से इसको तार तार किया गया है। खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में और विपक्ष की बातों को मजबूती से रखने वाले, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद जी के जरिए मैं चर्चा, और निशांत राय भी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से, उनको कैसे भूल सकता हूं, पहले तो उन्हीं से अपडेट ले लेता हूं। निशांत, ये बताइए जरा, ये क्या कलाकारी है भाई कि पहले तो वो 13 यूनिट बताया, कब, मई में या शायद जुलाई में 13 यूनिट, और उसके बाद 0 0 0 0। ये क्या कलाकारी कर रहे थे सांसद महोदय वहां पर? देखिए, कल विद्युत विभाग ने जब सांसद महोदय का मीटर बदला और स्मार्ट मीटर लगाया, उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि सांसद महोदय के यहाँ जो बिजली का बिल है वो 0 आ रहा है। इसके पीछे की वजह जानने के लिए फिलहाल मीटर को जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस इलाके में इससे पहले भी लगभग 1 हफ्ते पहले विद्युत विभाग ने कार्रवाई की थी। एक छत से कुछ ट्रांजेक्शन के ऐसे चीजें मिली थी जिनसे 100 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी और उन 100 घरों का बिल जो है वो 0 आता था। तो क्या इन तमाम लोगों को
सांसद साहब की शय थी, क्या उस इलाके में बिजली चोरी जो हो रही थी वो सांसद साहब के शय पे हो रही थी? और जब सांसद साहब खुद यहाँ की अगर बात करूं संभल के, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं संभल के, तो सवाल ये उठता है कि नैतिकता का एक तकाजा होता है और सांसद साहब अगर इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सदन में संविधान और तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं, तो अपने नागरिकों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? और बिजली चोरी करके सीधे तौर पर पहले वो प्रदेश का, फिर दूसरे स्तर पर राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अभी बिजली विभाग की ओर से इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद सांसद साहब की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही मस्जिद पे भड़काऊ भाषण देने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज है, और ऐसे में अगर जांच के बाद कमियां निकल कर आती हैं तो सांसद साहब की तकलीफ जो है आने वाले समय में और बढ़ जाएंगी। एक बात और जरा आप हमें बता दीजिएगा, बिजली वाला मामला तो कलाकारी सामने आ ही रहा है, उधर जो मुख्यमंत्री बाबा जी जो बोले हुए हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चल क्या रहा है संभल में? सुना है सांसद महोदय गए अपने खिलाफ एफआईआर हटवाने के लिए ऊपरी अदालत में। देखिए, बिल्कुल जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सांसद महोदय ने हाईकोर्ट का रुख किया है और अपने ऊपर जो तलवार लटक रही है उसके लिए, मुकदमों गिरफ्तारी से बचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रशासन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पूरे संभल को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। एक तो मस्जिद मामले में पहले से जांच चल रही है, और दूसरा संभल, खासकर जो सांसद का इलाका है, इस पूरे इलाके में जहां भी अतिक्रमण है प्रशासन उस अतिक्रमण से मुक्त कर रहा है। और साथ में जो बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चल रहा है उस अभियान में और तेजी लाई जा रही है। और ऐसे में जब सीधे तौर पर सांसद का नाम सामने आ रहा है तो जो तमाम लोग बिजली चोरी कर रहे हैं अब अपने आप या तो खुद पीछे हट रहे हैं या फिर प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। चर्चा में विनोद जी को जरा मैं शामिल करता हूं और उसके बाद दोनों खास मेहमानों के पास भी जाऊंगा। विनोद जी, ये जो पूरा का पूरा मामला है, मैं एक बेसिक सवाल ये उठा रहा हूं, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का बार बार हवाला, अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, तो सवाल ये है कि बाबा साहब अंबेडकर और उनकी टीम ने जो हमको संविधान दिया था, वो संविधान हमारा कहाँ खो गया विनोद जी? उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें ला करके शामिल कर दी गई, क्या क्या प्रस्तावना तक भी बदल दिया गया, क्या क्या धार्मिक कानून, सांप्रदायिक कानून जोड़ करके संविधान को दूषित कर दिया गया, और अब उसी संविधान का हवाला दिया जाता है, मनुस्मृति का नाम गैर जरूरी तौर पर लिया जाता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि किसी न किसी बहाने शरिया की चीजों को उसमें घुसेड़ दिया गया है। लाल जी, आपका आज का सवाल सच में बहुत गंभीर है और उस पर चर्चा तो व्यापक होनी चाहिए। निशांत जहां खड़े हैं वहां उस संभल आज इस पूरे सेक्युलरिज्म और कांग्रेस के नैरेटिव्स का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जीता जाता उदाहरण है कि एक समुदाय के लिए आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाते हैं जिसमें 1947 से पहले की स्थिति रहेगी जी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। कोई हिंदू समुदाय अपने आस्था केंद्र, अपने विश्वास उस सबूतों के साथ भी लाएं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और उसी जगह पे आप उसी के साथ में वक्फ को देखिए कि उसमें उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। वो जिस दिन से और जहां भी आज कल जब भी उंगली रख दे संपत्ति हो गई, वो वक्फ की होगी, ये साबित आपको करना है। ये वक्फ को साबित नहीं करना है कि उसकी जमीन है या नहीं है। ये जो सरिया कानून की बात पे चर्चा आप कह रहे थे कि जिसको राहुल गांधी एक मनुस्मृति से जोड़ लाते हैं जब जब भी उनको आईना दिखाया जाता है, तो निशांत जहां खड़े थे वहां उस संभल में 22 दंगे हुए हैं, और उस 22 दंगे में आजादी के बाद मैं आपको कह रहा हूं 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, मैक्सिमम हिंदू थे, और आज तक उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला जी। इसके गुनाहगार कौन है? 1978 में 188 लोग मारे गए इसी संभल में, उसके आज तक न्याय नहीं मिला। जज वहां लोअर कोर्ट में इस केस को ढक दिया गया कि कोई गवाह नहीं मिला, कोई इसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं मिला। क्या क्या इस देश ने दिखा है? जो बात अभी निशांत कह रहे थे, अगर उस संभल में बिजली चोरी को लेके बिजली के अधिकारी उस पुलिस के साथ में नहीं गए होते तो शायद ये मंदिर का भी पता नहीं चलता जो ढक दिए गए थे। प्राचीन मंदिर है, वही जो वर्क जिसको कह रहे हैं कि ये हमारा बाबर का बनाया हुआ
वहाँ के शाही जब मस्जिद है, उसी के साथ में लगा हुआ ये मंदिर है हनुमान जी का और शिव जी का मंदिर, जो ढक गया तो ढक गया। तो अब सवाल ये है कि आप इन सब चीजों को जब देखिए आज संविधान की चर्चा में, बिल्कुल ये सब सारी चीजें निकल के आ रही है। ये देश के लिए एक बहुत सुअवसर था कि संविधान चर्चा में भले ही पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे को चलाएं और अपने एजेंडे को लेके उस नैरेटिव को लाएं, लेकिन देश ने पहली बार देखा कि उसके साथ में कैसे छलावा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान के बाद में कैसे एक तुष्टीकरण की उस पहल को सामने लाया गया और लगातार ये कोशिश होती गई, जिसका नतीजा लोगों ने आज संभल में देखा। बिल्कुल वो नतीजा दिख रहा है और इसके लिए जिम्मेदार हमारे वो राजनेता हैं जिन्होंने इस तरह की राजनीति की है। राहुल लाल जी आज मनुस्मृति की बात उठाई जा रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि जो धर्मनिरपेक्ष संविधान हमको मिला था 1949 में, उसमें चाहे पर्सनल लॉ को घुसाने की बात हो, चाहे वक्फ कानून को घुसाने की बात हो, शाहबानो मामले में पलटने की बात हो, सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की बात हो, क्या इन्हीं सब चीजों को छुपाने के लिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि शरिया कहीं दिखाई ना पड़ जाए, जो शरिया हमने अलग अलग तरीके से उसमें संविधान में डाला है, उसके लिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के तहत मनुस्मृति की नैरेटिव को आगे किया जा रहा है क्या राहुल लाल जी? देखिए लालचंद जी, सबसे पहले तो पूरे संविधान में ना तो वर्तमान में ना पहले शरिया का स्क्रिप्ट कहीं है ही नहीं है, पर्सनल लॉ है। मैं अभी आ रहा हूं उसी के ऊपर ही आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा, मैं अपना व्यक्तिगत मान्यता बता रहा हूं कि मैं हर सांस और हर धड़कन में मैं अंबेडकर का मैं हर सांस में ध्यान लगाता रहता हूं 24 घंटा। बहुत अच्छी बात है। और हमें लग रहा है कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बड़ी सही आपने टिप्पणी की कि ये मेरी बिल्कुल व्यक्तिगत मान्यता बता रहा हूं मैं। अब मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर। अंबेडकर के आदर्शों को भी तो मानना पड़ेगा, अंबेडकर जी ने जो कहा उसको भी तो मानना पड़ेगा। खाली बसाने से और ध्यान में रखने से क्या होगा? नहीं, उनके मूल्यों को मैं बिल्कुल उनको भगवान के रूप में अपने जीवन में मानता हूं। उनके आदर्शों के उलट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ध्यान में तो रखते हैं लेकिन काम किया उनके आदर्शों के उल्टा, वो नहीं होना चाहिए। नहीं लालचंद जी, ध्यान भी अंबेडकर साहब का और उनके मूल्यों पर चलना ठीक है, और ये काम मैं भी नहीं कर रहा। ये काम कांग्रेस पार्टी और जो पूरा विपक्ष है उसके तरफ दिखाई दे रहा है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, पूछिए कि अगर यहाँ पे जब संविधान बना, संविधान में आर्टिकल 29 भी था और आर्टिकल 30 भी था, ठीक है, जो अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने की बात करता है। वो अब उस अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं तो लानी पड़ेगी। दुनिया भर में किसके लिए ये व्यवस्था ले आए? ईसाई के लिए लाए थे क्या? सिख के लिए लाए, बौद्ध के लिए लाए, जैन के लिए लाए, पारसी के लिए लाए? जो असली अल्पसंख्यक है उनमें से किसी के लिए ये इस तरह की व्यवस्था लेकर आए क्या? बताइए। लालचंद जी, जिसकी जैसी जरूरत थी तमाम तरह की चीजें की गई, लेकिन मैं तो एक सवाल अभी और पूछ रहा हूं। यहाँ पे एसएन सिंह जी मौजूद भी हैं, वो जवाब भी देंगे हमारे सवाल का। बिल्कुल, वो तो देंगे। मेरा सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही थी? ये बात कर रही थी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? अलग अलग राज्यों में आएगा कि वो नेशनल स्तर पे आना था? वो अब अमित शाह जी कह रहे कि भाई उत्तराखंड में आ गया। कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी क्या? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लाने का समर्थन करेगी क्या? बताइए। विपक्ष के लोग समर्थन करेंगे क्या? बताइए। आप तो उसका समर्थन में दिखाई पड़ रहा है। नहीं, विपक्ष के लोग तो समर्थन नहीं करेंगे। अभी क्यों नहीं करेंगे उसका भी उत्तर देता हूं। रवैया हुआ ना। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने शर्तों को पूरा करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्तर से कर रही है, लेकिन मैं एसएन सिंह जी का जवाब लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। एसएन सिंह जी, स्टेट वाइज नहीं, नेशनल स्तर पर लाइए। एसएन सिंह जी, उनका सीधा जवाब, उनका सीधा सवाल है कि नेशनल स्तर पर ले आइए ना। अलग अलग राज्यों में क्यों यूसीसी लेकर आ रहे हैं? तो राहुल जी, बहुत सारी बातें राहुल जी ने कहा। 10 सेकंड दीजिएगा। पहले तो मैं पूछूंगा कि राहुल जी यहाँ पत्रकार की हैसियत से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से हैं, व्यक्तिगत हैसियत से? एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब देश आजाद होता है और डायरेक्ट एक्शन जगह जगह शुरू होता है तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हिंदू तो बहुत उदारवादी होता है, वो तो साधु नाम चरितम को पारित करने वाला होता है, तो क्यों नहीं जो डायरेक्ट हिंसा वाले हैं उनकी मनोवृत्ति को अपनाया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, वोट के बदले लूट, वोट के बदले छूट देने का कानून पारित करने लगे। अब देखिए कैसे कैसे कानून बनाते हैं। 2 कानूनों का जिक्र किया जाएगा शॉर्टकट में, आपके पास समय कम होता है। एक कानून बनाते हैं कि भैया तुम जो चाहो ले लो,
उस पे किसी का अधिकार नहीं होगा, और वो वक्त कानून होता है। हाँ। एक कानून ले आते हैं कि भैया हिंदू आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं मांगना है, जो वो कह दिए वही सही है, तब वो यथास्थिति बनाए रहिए। 1947 का एक वर्षिप एक्ट लागू हो जाता है, न उसकी डिफिनेशन डिफाइन होती है, न उसका कैरेक्टर डिफाइन होता है, न कितने वर्षिप के कितने पूजा स्थल है, न ये डिफाइन है कि कितने और कितने को छोड़ा जाए, कुछ नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक की खुलेबंदी कर दीजिए, दूसरे की नसीबंदी कर दीजिए, एक की यात्रा में छूट दे दीजिए, दूसरे को छूट मत दीजिए, एक की शिक्षा में छूट दे दीजिए, दूसरे की शिक्षा में मत छूट दीजिए। आगे बढ़ते जाते हैं, राइट टू एजुकेशन आता है। राइट टू एजुकेशन में मदरसे को उससे बाहर कर देते हैं, बाकी लोगों को ले आते हैं। तो पूरे संसार को दिखता है, न सिर्फ भारत को, पूरे संसार को दिखता है कि भाई कुछ लोगों ने तो अपना धर्म बदल दिया, कर्म बदल लिया, व्यवहार बदल लिया, चरित्र बदल लिया, और उसके बाद कानून भी बदल दिया। कानून ऐसा बदले कि वो बाबा साहब के संविधान में तो लिखा था, आदरणीय राहुल लाल जी से पूछना चाहूंगा, उन्होंने कहा संविधान में कि धर्म पे आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन 4% धर्म पे आधारित आरक्षण तो लागू करने का कार्य मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। और उससे भी बढ़ के देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा था संविधान तो सर्वोपरि है, लेकिन संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को बदलने का कार्य किसके लिए करते हैं? तुष्टिकरण के लिए, सावानों के लिए। अरे भैया आप सबके लिए करिए ना। और धर्म पे आधारित अगर बात करेंगे तो धर्म पे आधारित तो एक देश बढ़ चुका है, वो भारत ही था 47 तक। चौथी देखिए वंदे मातरम, आप देखिए चौथी बात, एक लास्ट 10 सेकंड देखिए, पूरी जो है हम लोग फ्रीडम की लड़ाई वंदे मातरम पे लड़े, और वो सब भी बोलते थे, वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए वंदे मातरम था। लेकिन जानते हैं जब जामा मस्जिद से कहा गया तो उस समय कानून ले दिया गया 1992 में माइनॉरिटी कमीशन, उसमें बहुत जन को माइनॉरिटी में ले दिया गया। पहले हिंदू थे, 1995 में वक्फ ले दिया गया, 2010 में विदेशों से फंडिंग को ले दिया गया। राहुल जी का काउंटर, राहुल जी, हाँ राहुल जी बोलिए। अब अभी देखिए इन्होंने बड़े अच्छे खूबसूरती से कह दिया कि मनमोहन सिंह सरकार 4% मुस्लिम आरक्षण लेके आई थी। अरे भाई आपके सहयोगी हैं तेलुगु देशम पार्टी, वहां पर चंद्रबाबू नायडू 10% मुस्लिम आरक्षण का खुल्ला समर्थन करते हैं। अगर अपने कांग्रेस का बताइए ना, आप कांग्रेस का बताइए ना। हम तो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में, हम तो कह रहे हैं इसके विरोध में हैं हम। आप बताइए 370 पे राहुल लाल जी, 370 पे हमारे बहुत सहयोगी हमारे साथ नहीं थे, हमने अपनी विचारधारा बदली क्या? हमने राम जन्मभूमि पे अपनी विचारधारा बदली क्या? आप सहयोगियों की चर्चा, मैंने इसलिए पूछा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता के हैसियत से आए हैं, व्यक्तिगत हैसियत से आए, राजनीतिक हैसियत से आए, आप स्पष्ट तो करें। हम तो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में आपकी सहयोगी की सरकार है, क्यों आप ऐसा करते हैं? मैंने आपसे पूछा है कि खुलेबंदी, दूसरे की नसबंदी, एक की शिक्षा में चूक, एक के स्वास्थ्य में चूक, देखिए यात्रा में सुख, ऐसा क्यों किया गया? यही तो पूछा गया। एक लड़की जो मांगती रही कि भैया हमारा अधिकार दे दीजिए, अब भैया मुस्लिम तुष्टिकरण के नाते आपने संविधान को ही परिवर्तित किया। यही तो कहा जा रहा है। डायरेक्ट एक्शन से डर गए क्या? डायरेक्ट एक्शन से कांग्रेस डर गई क्या? बाबा साहब के संविधान में राम अरे बाबा साहब का कितना सम्मान किया तो विनोद जी को चर्चा में आप दोनों जरा सा थोड़ी देर के लिए विनोद जी को चर्चा में। विनोद जी जो असली सवाल है और गंभीर सवाल है, जिन सवालों को टालने के लिए 47 में देश को बांटा गया, आज वही सवाल देश को बांटने के बाद, वही सवाल आज फिर से 75 साल बाद क्यों मुंह बाए सामने खड़ा है? ये फर्जी सेक्युलरिज्म की वजह से हुआ है ये सब क्या? लाल जी मैं जवाब देता हूं। मैं राहुल लाल जी का जो सुन रहा था, राहुल लाल जी आपको तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप यही सरा हुआ कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो इसी तरह की बात करते हुए आप संविधान के दोनों धाराओं का गलत कोट कर रहे थे। संविधान के किसी भी धारा में नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी को अलग से आपको उनको एक तरजीह देनी है या प्रेफरेंस देना है। उनके लिए कानून, सुनिए आप कानून की व्याख्या जानते हैं, आप कानून हमसे आप समझिए। आर्टिकल 25 जो है, सुनिए आप जो आर्टिकल 29 और क्या क्या बात कर रहे थे आप सुनिए। कहीं भी स्पेशल स्टेटस की बात नहीं है। इस देश में एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लिए था, जिसको बीजेपी ने आर्टिकल 370 35A को हटाया, और देश का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आज जम्मू कश्मीर में लागू है।
आज की तारीख में वहां के चीफ मिनिस्टर ओथ लेते हुए भारत के संविधान बोलते हैं। ये बात आप उन इकोसिस्टम को बताइए जो कल तक वहां जम्मू कश्मीर का संविधान होता था। क्या बात करते हैं आर्टिकल 29 आपके ही सवाल का जवाब देते हुए मैं बताता हूं कि यूसीसी के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार सरकारों को कहा है, ये सिर्फ बीजेपी और मोदी सरकार को नहीं, कांग्रेस की सरकारों को कहा है कि इस देश में एक कानून होना चाहिए, सारे लोगों के लिए, नागरिकों के लिए एक कानून होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की व्याख्या की है, संविधान ने व्याख्या की है, तो फिर एक समुदाय के लिए आप ये सरिया कानून दे रहे हैं। बताइए कौन सा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो एक तरह से कल अमित शाह जो जवाब दे रहे थे, और उसको सुनिए गंभीरता से, 10 सेकंड का वीडियो बना के आप फेक नैरेटिव करते हैं। तो अमित शाह ने कहा कि जो सिविल मामले में तुम सरिया लाते हो तो कम से कम उसको क्रिमिनल मामले में लाओ ना। बिल्कुल लाओ क्रिमिनल मामले में उसी सरिया के कानून को जो मुस्लिम कंट्री में हो रहा है। चोरी करने की तो सजा आप ये देश को गुमराह कर रहे हैं। जहां जहां आपको जो सूट कर रहा है उस व्यवस्था में आप चलाए जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने प्रतिबद्धता दिखाया है कि इस देश में अभी कम से कम बीजेपी की जहां सरकारें हैं वहां यूसीसी लागू होगा। आप आर्टिकल 29 का बड़ा जिक्र कर रहे थे राहुल जी, मैं बता दूं वो एक सवाल आ रहा हूं आसन सिंह जी, आ रहा हूं, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए था। ये नहीं था कि आप जो है इसका दुरुपयोग करके बिजली बिल जीरो करवा लीजिए, जो संबल में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है लालचंद जी एक चीज देखिए, विपक्ष के ऊपर कभी बकरी चोरी का आरोप लगा देना, अभी आपके पास मैं कह रहा हूं कभी विपक्ष के ऊपर बिजली बिल चोरी करने का आरोप लगा देना, कभी टोटी चोरी करने का आरोप लगा देना, कभी बकरी चोरी का आरोप लगा देना। निशांत राय भी बता रहे थे, निशांत राय पूरी कहानी बता रहे थे कि जुलाई में 13 यूनिट और उसके बाद 0 यूनिट। निशांत राय कुछ जोड़ लीजिए एहसन सिंह के पास। निशांत राय एक लाइन उसके बाद एहसन सिंह जी। मेरे पास वो कागज हैं जिसमें बिजली के बिल का पूरा रिकॉर्ड है उस इलाके का। ये आरोप नहीं है, और कागज शायद हमारे संविधान में कहा गया है जो विभाग का कागज होता है वो मान्य होता है। तो ऐसे में अगर इनका कहना है कि आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। निशांत जी सुनिए, राहुल लाल जी ना नाराज होंगे ना शर्माएंगे, आज जाके जरूर पढ़ेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है और आजम खान ऑन रिकॉर्ड बयान दिए रहते हैं, और उस मंच पर आदरणीय अखिलेश यादव जी रहते हैं कि हमने सारे अधिकारियों को कह दिया है कि मुसलमान के एरिया में आप नहीं जाएं, वो कटिया कनेक्शन से बिजली जलाएंगे। ऑन रिकॉर्ड है। राहुल लाल जी में आ तो रहा है वो सामने सामने आ रहा है। राहुल लाल जी से एक चीज पूछूंगा, अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। एक छोटा सा राहुल लाल जी से एक चीज पूछूंगा, 1954 में शिक्षा पर अलग कानून क्यों आता है जब पूरा देश है? 71 में बहुत बहुत शुक्रिया एहसन सिंह जी, राहुल लाल जी, निशांत आपका भी और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, हम लोग इस पर करेंगे चर्चा की वही सवाल फिर से क्यों खड़े हो रहे हैं। अभी अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर की क्या उद्धव वापस यू टर्न लेने वाले हैं, क्योंकि वापस उनको सावरकर याद आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब उद्धव ठाकरे के यू टर्न लेने की चर्चा। उद्धव ठाकरे ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की थी मुलाकात। मुख्यमंत्री से उद्धव ठाकरे के मुलाकात करने पर गरमा गई है वहां की राजनीति। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने एमवीए में रहते हुए तो वीर सावरकर के अपमान पर कुछ नहीं बोला। चुनावों के दौरान भी उद्धव की सहयोगी कांग्रेस ने कई बार वीर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी की, लेकिन उद्धव चुप रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तो वीर सावरकर के अपमान को लेकर मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार चुप हैं। उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर के अपमान पर साध रखी थी चुप्पी। तो सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार मिलने के बाद उद्धव अब यू टर्न ले रहे हैं? क्या अब उद्धव ठाकरे एमवीए और कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं?
करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे वापस हिंदुत्व की बात करने के लिए मजबूर हो गए क्या? तो शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम भले ही विरोधी पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी हम सभी जनता द्वारा चुनकर आए हैं, राज्य के विकास के लिए साथ में मिलकर काम करेंगे। जब हमारे पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात की, हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर जी, उनसे भी मुलाकात की, और यही हमने किया है, एक स्टेप आगे है कि महाराष्ट्र के लिए काम करते वक्त दोनों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाए और महाराष्ट्र के हित का जो, देश के हित का जो, इस राज्य के हित का जो, उस पर काम साथ में करें। हम भले ही विरोधी पक्ष में हैं, वो सत्ताधारी पक्ष में है, ये होते हुए भी हम सारे जनता से चुन के आए हुए विधायक हैं और साथ में काम करते हुए जो हमारी सूचनाएं हैं वो सुने, कोई अच्छी बात आगे बढ़े। तो सवाल यह है कि ये क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव का संकेत है क्या? लेकिन उससे बड़ा सवाल कि उद्धव ठाकरे बीच में वीर सावरकर, हिंदुत्व, इन तमाम चीजों पर चुप थे, अब बोल रहे हैं। आगे क्या होगा, बड़ा दिलचस्प होगा और हम आपको दिखाते रहेंगे इससे जुड़ी खबरें। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।